हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो कुछ टाइम बाद जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और तो इस टाइम पे देखो आप लोग मतलब काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करेंगे, भैया काफ़ी डर लग रहा है, इस टाइम पे पैनिक हो रहे हो ज़्यादा। और मतलब मन में डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो देखो अभी इस टाइम पे आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सब सिर्फ अभी आप जो है इस टाइम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उससे जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसकी थियरी बार बार पढ़ो। और हाँ, अभी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन में थोड़ा रहना पड़ेगा। कुछ जो भी बचे हुए टाइम है तो डिसिप्लिन में रहते हुए कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए आपको जो है पढ़ाई करनी है। रोज़ एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद आप उसकी थियरी पढ़ो, बाकी फिर आपके जो वीक टॉपिक्स हैं एक बार उसको दिन में रिवाइज़ कर लो। अपना पूरा एक शेड्यूल बनाकर सुबह जब आप उठो या फिर सोने से पहले रात में अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना के तब पढ़ाई करो। ऐसे नहीं कि ठीक है आज अभी 1 घंटा इसको पढ़ लिया, आधा घंटा उसको पढ़ लिया, ऐसे आपको नहीं करना है। शेड्यूल बना के आपको पढ़ाई करना है। पूरे दिन का आपका शेड्यूल मतलब फिक्स होना चाहिए टाइम। अभी इस टाइम पे मैं ये चीज़ देखो पहले नहीं बोलता था कि आप पूरा दिन भर का शेड्यूल बना के अभी पढ़ाई करो, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको शेड्यूल बना के पूरा एक एक अपने समझो एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि हाँ मैंने इस इतने बजे से इतने बजे तक क्या किया है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो और पैनिक बिल्कुल मत हो, परेशान ना हो। आपने अगर मेहनत वास्तव में की है पूरे साल भर तो उसका रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे वो कैसे थे, प्रीवियस ईयर 2025 के क्वेश्चन थे जो कि यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है 2025 में आपके एग्ज़ाम में आए थे। तो अभी अगर आपको बहुत लोगों को डाउट होता है कि मतलब उनको पता नहीं होता है कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखो अभी ये वीडियो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड का देख लो, आपको इससे पता चल ही जाएगा कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो पहले के वीडियोज़ अपलोड हैं या चैनल पर आप जाके देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ठीक है, तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग इंटर्न फ्रॉम केजीएमयू लखनऊ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि विच वाइटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी जो है विटामिन की कमी से जो रतौंधी होता है। ऑप्शंस में है वाइटामिन ए, बी, सी, डी। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा भी चुका हूँ। तो इससे क्या कौन सा ऑप्शन सही है आपका, यहाँ पे फर्स्ट होगा वाइटामिन ए। ठीक है, और वाइटामिन ए का जो केमिकल नेम क्या होता है इसका, रेटिनॉल। तो सभी जितने वाइटामिन केमिकल नेम्स भी आप याद कर लो। वाइटामिन ए की कमी से व्यक्ति को क्या रात में जो है ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसे रतौंधी कहते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है मेंटेन, रेटिना को मेंटेन रखता है, हेल्प इन विजन में। और अगर सोर्सेज की बात करूँ तो किस में पाया जाता है, कैरेट आपका हो गया, बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क में हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द नॉर्मल रिजल्टिंग पल्स रेट इन एन एडल्ट इज़ यूजली। एक वयस्क व्यक्ति में जो है सामान्य नाड़ी की दर कितनी होती है। तो ऑप्शंस में है 40 to 60 बीट्स पर मिनट। ए बीपीएम का मतलब क्या होता है, बीट्स पर मिनट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसका मतलब होता है बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये देखो बीपीएम का मतलब होता है बीट्स पर मिनट। और अगर यही एक इसके लिए है आपके पल्स रेट के लिए। और अगर यही रिस्पिरेशन रेट होता है वहाँ भी मतलब कहीं कहीं बीपीएम या फिर बीआर लिख देते हैं, उसका मतलब होता है ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये बीट्स पर मिनट है और ब्रीथ पर मिनट होता है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। अगला है 60 to 40 बीपीएम। थर्ड है 100 to 120। फोर्थ है 120 to 140। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे, बी होगा 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर एक एवरेज की बात करता हूँ, एवरेज पूछता है तो अगर यहाँ पे इसी जगह पे अगर सपोज आपसे एवरेज पूछ लेता है कि एवरेज कितना होता है, तो एवरेज पे आप जो है 72 पे टिक करते हैं। ठीक है, बट अभी आपको यहाँ पे एक मतलब रेंज पूछा है तो रेंज में आपको 60 to 100 करना है। तो आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक जो है मतलब कंफ्यूज हो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ करो, और ऐसे क्वेश्चन इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है जो आपके सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग जाके जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आप इसे बाई कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको जो है प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस एकेडमी का जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जाओ उस पर लिखो, टाइप करो फ्लोरेंस एकेडमी, वहाँ से आपको जो है वो ऐप मिल जाएगा। इसमें आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको 18 फुल सिलेबस के जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, 18 टेस्ट पेपर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं और भी इस टाइम पे इस पर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसमें जाके आप अगर FL
TS10 अगर आप कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आपको जो है 10 रुपीज़ जो है यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको जो है वो जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे वो आपके यूपीएससी नेट के सिलेबस और पैटर्न पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो दोनों मीडियम्स में होगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है फार्मूला शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ से आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फार्मूला बेस्ड, उनकी उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप 8115529251 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, आप वहाँ से अपना डाउट जाके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू यार रिकमेंड यू कि आप सभी लोग इसे प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज, आप इतने क्वेश्चन दो सॉल्व कर लो, इसी ऐसे ही पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो हाई होगा, ठीक है। और आप खुद को एनालाइज भी कर पाओगे कि आपके मतलब कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे आप गलतियाँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑर्गन मेनली डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द बॉडी। शरीर में हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय करने वाला मुख्य अंग कौन सा है? हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी। तो 75 का क्या होगा यहाँ पे? बी होगा लीवर। लीवर जो होता है इसका मुख्य काम ही होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन। बाइल्स का भी सेक्रेशन करना है और कुछ और फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीवर के। तो पहला इसका फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। अगला है यहाँ पे बाइल सेक्रेशन। और अगला फंक्शन क्या है इसका? ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो ये जो होते हैं लीवर के फंक्शन होते हैं। अगला है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो देख सकते हो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, 2, 4, 8, 16। तो क्या सीक्वेंस है? जैसे 2 × 2, देखो 4 आ गया, फिर 4 × 2, 8 आ गया, फिर 8 × 2, मतलब दो दो का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेसिकली। तो अब 16 और 16 × 2 क्या हो जाएगा? 32। तो देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड नाम है, बस कुछ क्वेश्चन देखो आपसे ऐसे ही पूछ लिए गए हैं, थोड़ा मतलब रीजनिंग से इन सब से संबंधित चीज़ें हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहो कि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है कि वॉशिंग हैंड बिफोर आफ्टर पेशेंट केयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रोगी की देखभाल से पहले और बाद में हाथ धोना किसका उदाहरण है? पर्सनल हाइजीन का, मेडिकल एसेप्सिस का, नर्सिंग एथिक्स का, एंड लास्ट ऑप्शन है सर्जिकल प्रोसीजर का। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे होगा मेडिकल एसेप्सिस, मतलब चिकित्सीय जो है स्वच्छता। हाथ धोने से क्या होता है? संक्रमण की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। प्रिवेंट हॉस्पिटल इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट पेशेंट एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। अगला है विच पल्स साइट इज़ कॉमनली चेक ड्यूरिंग इमरजेंसी केयर। आपातकालीन स्थिति में सामान्यतः नाड़ी किस नाड़ी का स्थल की जांच होती है? तो रेडियल, कैरोटिड, फीमोरल एंड एपिकल पल्स। तो 78 का क्या होगा यहाँ पे? बी होगा कैरोटिड पल्स। तो कैरोटिड पल्स इज चेक ड्यूरिंग इमरजेंसी बिकॉज मेजर आर्टरी एंड रिमेन पाल्पेबल इवन ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर। जैसे क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो जो मतलब जो पतली वेन्स होती हैं, जो मतलब पल्स ये होती हैं, यहाँ पे पल्स जो हम चेक करते हैं, तो जो आर्टरी होती है तो क्या होती है, मतलब वो वीक पड़ जाती है। तो बट जो मेजर आर्टरीज होती है मोटी होती है, उनमें फिर भी मतलब आप फील कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सी होती है? कैरोटिड पल्स हम जो चेक करते हैं। अगला डिफिशियंसी ऑफ आयरन मेनली कॉजेज। आयरन की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया एंड अस्थमा। तो आप सबको पता होगा क्या होगा, बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एनीमिया, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है द एब्रिविएशन ऑफ CPR स्टैंड्स फॉर। CPR का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। क्या होगा? कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, मतलब कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका 80 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच हेल्थ केयर वर्कर इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिसाइड्स पेशेंट केयर। रोगी की प्रत्यक्ष देखभाल के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? फार्मासिस्ट, नर्स, टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट के क्लोज होते हैं, जो उनके लिए मतलब केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन होते हैं? आपके नर्सेज। अगला है ब्लड प्रेशर इज़ जनरली मेजर्ड इन विच यूनिट। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको जैसे 120, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। अब कोई आपसे क्या पूछे इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट जो होती है मिलीमीटर
मरकरी, मिलीमीटर Hg में इसको बोलते हैं, तो क्या होगा मिलीमीटर मरकरी। अगला है द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज, नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे पहला चरण क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज जैसे आप कहीं पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप पोस्टेड हो, कोई पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, योजना बनाओगे, या फिर इवैल्यूएशन करोगे, असेसमेंट करोगे, या फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो क्या करोगे आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, सबसे पहला जो काम आपका होता है असेसमेंट करना, आकलन करना। असेसमेंट का मतलब कि जैसे कोई मान लो पेशेंट आपके पास आया तो उसे कितना फीवर है, फीवर होने के उससे आप हिस्ट्री लोगे, क्या उसे मतलब पहले जैसे उसे आप मतलब खुद आप उससे पूछोगे, एक तो आप थर्मामीटर से चेक करोगे, हाँ आप पता चल गया कि आपको उसको फीवर है। आप उससे पूछोगे कोई आपको इन्फेक्शन हुआ था या फिर कोई आपको पहले से कोई बीमारी थी, कोई आपने अभी इससे पहले आने से पहले क्या खाया था, जब बीमार होने से पहले मतलब आपकी तबीयत कैसी थी, पहले कभी हॉस्पिटल में आए हो कि नहीं आए हो, तो पूरी हिस्ट्री आप उसका असेसमेंट करते हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नर्सिंग प्रोसेस का जो है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये होगा किसका ऑप्शन है 83 हमने किया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विच न्यूट्रिएंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माण की मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाइटमिन्स। तो क्या होगा 84 के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और हाँ मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि मतलब घावों को सूखने के लिए सबसे जो मतलब कौन सा यहाँ पे जो पोषक तत्व है जो सबसे आवश्यक होता है, तो देखो प्रोटीन जो होता है सबसे बेस्ट, मतलब प्रोटीन जब आप ज़्यादा इंटेक करते हो उस टाइम पे जब आपकी क्या होती है, सर्जरी कोई हुई होती है या फिर कोई आपको कोई कट कहीं ज़्यादा अगर लग गया हो, इंसीजन लगता है, तो उस टाइम पे क्या, अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हो तो आपका जो घाव है वो जल्दी भरेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि एक दूसरे से जो है फैलता नहीं है। तो ऑप्शंस में है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हाइपरटेंशन, मिजल्स। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो हाइपरटेंशन जो होता है एक दूसरे से फैलता नहीं, या फिर ये जेनेटिक होता है, या फिर ये मतलब जो अक्वायर्ड होता है, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से। कोई किसी से सपोज कोई मान लो बहुत सेडेंट्री जिसकी लाइफस्टाइल है, कि कोई काम वाम नहीं कर रहा, सिर्फ खाना खा रहा है, बहुत फैटी फूड्स ले रहा है, मतलब ओबीज हो चुका है, तो वो सब क्या होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से सब चीज़ें होती हैं। कोई कहीं जेनेटिक्स की हो भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं इसके लिए, हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अ नर्स फाइंड ए पेशेंट अनकॉन्शियस द फर्स्ट स्टेप शुड बी। यदि नर्स किसी रोगी को अचेत अवस्था में पाए तो पहला कदम क्या होना चाहिए। कॉल द डॉक्टर, स्टार्ट CPR, चेक पल्स एंड ब्रीदिंग एंड इन्फॉर्म द फैमिली। तो यहाँ पे 86 का जो है क्या, हाँ 86 नंबर, तो 86 से क्या होगा यहाँ पे सी होगा, चेक पल्स एंड ब्रीदिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वाइटामिन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमने में कौन सा वाइटामिन जो है सहायक होता है। तो वाइटामिन A, B12, C बहुत बार करा चुका हूँ। वाइटामिन के का केमिकल नेम भी याद कर लेना, इसे फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है ब्रैडिकार्डिया मीन्स। ब्रैडिकार्डिया मीन्स क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट, इरेगुलर ब्रीदिंग, स्लो हार्ट रेट एंड हाई फीवर। तो क्या हो जाए इसका सही ऑप्शन सी होगा, स्लो हार्ट रेट। टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, हाई हार्ट रेट। स्लो मतलब ब्रैडिकार्डिया। अगला है पेशेंट विथ हाई फीवर शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। तेज़ बुखार वाले रोगी को किसी जांच के लिए निगरानी करनी चाहिए। डिहाइड्रेशन, हेयर फॉल, टूथ डीके एंड फ्रैक्चर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन है 89 का यहाँ पे, जो 89 का क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तेज़ बुखार वाले रोगी को किस चीज़ के लिए निगरानी करनी चाहिए, उसका डिहाइड्रेशन जो है वो ना होने पाए। अगला है क्वेश्चन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। जो इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको कमेंट करके बताओगे कि नॉर्मल जो है वो कितना फीवर का होता है। अगला है टैकीकार्डिया। देखो ऊपर ब्रैडिकार्डिया मिला, नीचे टैकीकार्डिया आपको मिल गया, तो इसको भी आप खुद ही कर लेना। टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है, थर्मामीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप एंड ग्लूकोमीटर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। और देखो अगर यहाँ पे सपोज आपको ऐसे दिया होता है
मैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो आप जो है फिर सिर्फ स्फैग्मोमैनोमीटर ना मतलब टिक करके आप इस ऑप्शन को चूज करते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट। हाथ धोना किसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका है? इन्फेक्शन स्प्रेड, हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर, एलर्जी। तो किसके लिए होता है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच पोजीशन इज कॉमनली गिवन इन अनकॉन्शियस पेशेंट टू मेंटेन एयरवे। वायु मार्ग को सुरक्षित करने के लिए अचेत रोगी को सामान्यतः कौन सी अवस्था में रखते हैं? तो सुपाइन, लिथेक्टोमी, रिकवरी पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन। तो यहाँ पे जो है 94 का जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी होगा, रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन में रोगी को रखने से श्वास मार्ग जो है खुला जाता है। इससे क्या होता है? मतलब प्रिवेंट चोकिंग, अलाउ ड्रेनेज ऑफ सेक्रेशन। अगला है इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। बच्चों का टीकाकरण किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा का एग्जाम्पल है? क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विस। तो 95 क्या होगा यहाँ पे? 95 का सी ऑप्शन सही होगा, प्रिवेंटिव सर्विसेज। अगला है नॉर्मल रिस्पिरेशन एडल्ट्स इज। नॉर्मल जो रिस्पिरेशन होता है कितना होता है एडल्ट्स में? 5 to 10 पर मिनट, 12 to 20, 50 to 30 एंड 35 to 40। तो 96 से क्या होगा यहाँ पे? सही ऑप्शन बी होगा, 12 to 20 पर मिनट। ठीक है, तो आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए आपके किसके? नर्सिंग एप्टीट्यूड के। ये थे 2025 के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं, मतलब 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको आई थिंक इससे आइडिया लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा चैनल पे। आप तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत जो है वो पहुँच जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।